हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी जान लिया था और ये जानते भी हैं कि गॉस थ्योरम जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। आप अगर पिछले ईयर्स का अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो लगभग लगभग हर साल से किसी न किसी रूप में गॉस थ्योरम से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको कम से कम मिल जाएगा। जो लोग पिछला वीडियो गॉस थ्योरम पे बेस्ड था जो वीडियो, अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हैं और अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो यानी गॉस थ्योरम का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, नोटबुक बना लें, जिससे कि जो आगे के जो भी लेक्चर होने वाले हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ लें। आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें हमको बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़ने हैं और जो इसमें जो सब टॉपिक जो पहला टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये तो ऑलरेडी हम लोग किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी कूलॉम नियम से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर वही वही सिचुएशन वही रहेगा, चार्ज वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करेंगे वो गॉस थ्योरम से फाइंड करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, वेरी शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरी बहुत ही शॉर्ट में और इफेक्टिव रहेगा। लिख सकते हैं कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू वायु या निर्वात यानी एयर या वैक्यूम में बिंदु ओ पर रखा गया है। बिंदु ओ से या आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक और बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। यह हमारा डायग्राम रहा, यह हमारा बिंदु ओ है और इस ओ पर हमने एक चार्ज धन आवेश को प्लस क्यू को रखा है और इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक और बिंदु पी है जहां पे हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र हम गॉस प्रमेय से निकालेंगे तो गॉस प्रमेय के लिए गॉसियन सरफेस लेना होगा और जब गॉसियन सरफेस की बात आएगी तो वो डिपेंड करेगा कि चार्ज किस तरह का है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट चार्ज है और जब पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज के लिए जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं वो हमारा स्फेरिकल होता है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे मान लिया है कि माना एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ये हमने हमारा ये गोलीय सरफेस है यानी ये गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। और जब स्मॉल आर है तो यहाँ पे हमने एक अल्पांश भाग, इस क्षेत्रफल का एक अल्पांश भाग डीए ले लिया और हम जानते हैं कि ये जब कोई सरफेस ऐसा है कि अगर गोला है तो गोले के ऊपर अगर क्या है, अगर कोई ऊपर सतह लें तो सतह से जो उसका जो एरिया वेक्टर होगा उससे परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्लस है, तो प्लस के लिए भी बाहर की तरफ होगा, तो यानी दोनों एक दूसरे के ही दिशा में होंगे या दोनों एक ही दूसरे के समांतर होंगे। और जब दोनों एक दूसरे के समांतर या दोनों एक ही दिशा में होंगे उस स्थिति में दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 अंश होगा। तो अगर हम यहाँ से ये जो गोली सरफेस हमने यानी हमने जो ये गॉसियन सरफेस लिया है, इस गॉसियन सरफेस से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करें तो अगर उसको मान लिया जाए क्या है, वो फाई ई है, तो फाई ई के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल सरफेस ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए होता है, वेक्टर डी ए। इसको हम आगे अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाएं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। हमने समीकरण 1 बना लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि अगर अब काश थीटा के मान की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ई और डी दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है या दोनों एक ही दिशा में है। और जब दोनों एक ही दिशा में है उस स्थिति में थीटा का मान 0 है और जब काश थीटा 0 होता है तो उस स्थिति में काश 0 का मान 1 होता है। और जब यही समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण जो हमारा है कुछ ऐसे हो जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डी ए। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ई है, ई क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और जो क्लोज इंटीग्रल सरफेस का होगा केवल, और सरफेस क्या है, डीए है।
अब अगर हम देखें, क्योंकि वो क्या है, गोलीय सरफेस है, तो गोलीय सरफेस के लिए अगर हम टोटल सरफेस की जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो टोटल किसके बराबर होगा, तो 4πr² के बराबर होगा, जहाँ पे r क्या है, उसका त्रिज्या है। तो अब हमारा जो समीकरण है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू 4πr²। इसको हमने समीकरण 3 बना लिया। परंतु ये तो रहा, हमने ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल किया, ई इंटू डी ए से किया। लेकिन अगर गॉस प्रमेय हम लगाएं तो गॉस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, तो गॉस प्रमेय कहता है कि जो फाई ई होगा वो क्या होगा, टोटल जो उसमें चार्ज है, टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई, गॉस प्रमेय से हो जाएगा फाई ई बराबर Q/ε0। ये भी फाई है, ये भी फाई है। अब इसको हमने समीकरण 4 बना लिया। समीकरण 3 और 4 से अगर हम देखें तो इधर भी फाई है और इधर भी फाई है। इसका मतलब अगर ये दोनों पक्ष एक आपस में बराबर है तो इसका मतलब इधर वाले भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया, फाई 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 बराबर कर दिया। इसका मतलब इधर हमने लिख दिया ई इंटू 4πr², और ये किसके बराबर हो जाएगा, Q/ε0। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ई की चाहिए, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा, ये 4 इंटू में 4πr² है तो इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये भगा में हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। या इसके अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के लिए लिख देंगे वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू आर कैप। और आर कैप क्या है, ई की दिशा में एकांक सदिश है। अब एक चीज क्लियर हो गई कि जो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर निकाला था कूलाम नियम से, वही सेम चीज, उतना ही रिजल्ट किससे मिला, गॉस प्रमेय से मिला। इसका मतलब गॉस प्रमेय और जो हम लोगों ने कूलाम नियम पढ़ा था, दोनों क्या है, एक दूसरे के तुल्य है। जो दूसरी हमारी जो एप्लीकेशन है, दूसरे एप्लीकेशन में हमको ये पढ़ना है कि अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब हमको हमारे पास क्या होगा, एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश होगा, और उसी के कारण हमको क्या करना है, उसके कारण किसी बिंदु पर जो किसी दूरी पर स्थित होगा, कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो आइए उसको देखते हैं कि उसके लिए वैद्युत क्षेत्र कैसे हम ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए जो हम लैंग्वेज लिखेंगे वो ये होगा कि माना ए बी एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है। हम तार ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, इसलिए लिखा हमने क्या है कि माना ए बी एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है। इस अनंत लंबाई वाले तार पर आवेश कंटिन्यूअस रूप से वितरित है। यदि तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो, देखिए ये हमारा डायग्राम है, ये हमने इसको क्या मान लिया, ए बी क्या है, अनंत लंबाई का रेखीय धनावेशित रेखीय चालक तार है, और यहाँ ये बिंदु ओ है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पे हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक छोटा सा अल्पांश भाग ले लिया, और जस्ट इसके अपोजिट नीचे भी हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश भाग लंबाई ले लिया, अल्पांश लंबाई का लंबाई ले लिया हमने। और जब इस अल्पांश लंबाई के कारण अगर हम यहाँ पे ज्ञात करें तो कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे ये देखें तो ये इस बिंदु पर क्या कर रहा है, थीटा कोण आंतरित कर रहा है। और जब थीटा कोण बना रहा है तो, और किसके साथ, ई के साथ। तो अब यहाँ से देखें हम कि जो ई है, ई को हम दो घटकों में क्या कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। पहला घटक क्या होगा, एक ये क्षैतिज घटक होगा, और ये क्या होगा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक। अगर ऊर्ध्वाधर घटक की बात मान लीजिए, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र क्या है, E1 है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। तो ये अल्पांश भाग है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, DE1, और जो इसके कारण होगा वो क्या होगा, DE2। तो इसके दो घटकों में हमने क्या कर दिया, इसको विभाजित कर दिया। ये क्या हो गया, DE2 साइन थीटा, और ये हो गया DE2 कॉस थीटा। और जबकि इसके दो घटक, ये हो गया DE1 साइन थीटा, और इसका जो इधर वाला घटक है, जो इसको हमने क्या मान लिया, क्षैतिज घटक, वो क्या है, DE1 कॉस थीटा। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि जो जो वैद्युत क्षेत्र है दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा, और थीटा भी दोनों के लिए क्या है, समान है। जब थीटा समान है उस स्थिति में ये दोनों का यानी DE2 साइन थीटा और DE1 साइन थीटा दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, निरस्त कर जाएंगे। और जब निरस्त कर जाएंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो केवल इनके क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। यानी अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी इन दो अल्पांश भागों के कारण केवल, तो वो किसके बराबर होगी, DE1 कॉस थीटा प्लस DE2 कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि जो वैद्युत क्षेत्र जो है वो तार के लंबवत P के अनुदिश दिशा होगा, अनुदिश दिशा में होगा। यहाँ तार पर आवेश सतत रूप से वितरित है, अतः हमको
अब जो आगे जो डायग्राम बनाएंगे वो कैसा होगा, तो बेलनाकार होगा, यानी जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे इस तार के अलावा जो हम सरफेस लेंगे वो कैसा होगा, हमको क्या लेना पड़ेगा, वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो आइए उसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि स्मॉल एल और स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस जो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा, उसको लेंगे। और जब बेलनाकार सिलिंड्रिकल पृष्ठ लेंगे तो उस सिलिंड्रिकल पृष्ठ हमारा कुछ ऐसे होगा, जैसे कि ये हमारा पेन है, तो इसमें देखिए 3 पृष्ठ आपको मिल रहे होंगे। एक ऊपर होगा ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, नीचे भी एक है, और ये क्या है, इसका कर्व सरफेस है। अब यहाँ पे तो वही हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है कि ये हमारा क्या है, ये आवेशित तार है, और इसी आवेशित तार से स्मॉल आर दूरी पर क्या था, वो बिंदु पी था, और इसी बिंदु पी को हमने स्मॉल एल लंबाई के हिसाब से क्या कर लिया, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा कर लिया। तो यहाँ पे ये पहला सरफेस हो गया, ये दूसरा सरफेस हो गया, और ये जो कर्व सरफेस है घुमावदार है, इसको हमने तीसरा सरफेस मान लिया। तो जो सरफेस ए है इसको हमने पहला सरफेस है, इसको ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ये कैसा होगा, वृत्ताकार ऊपरी पृष्ठ, इसको हमने नाम रख दिया। जो नीचे आया तो नीचे सेम ऐसे ही एक और पृष्ठ मिलेगा, और उसको हमने क्या लिख दिया, पृष्ठ बी, और वो भी क्या है, वृत्ताकार निचली पृष्ठ। अब यहाँ पे एक चीज है कि देखिए प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश से क्या होंगी, जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो बाहर की तरफ निकलेगी, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो ऐसे होगा, जब ये बाहर की तरफ होगा, और जो इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो एरिया सरफेस होगा, सॉरी एरिया वेक्टर होगा, वो नीचे की तरफ होगा, यानी दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक यहाँ पे भी देखिए ई और ए दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे, जबकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है और जो वैद्युत क्षेत्र है दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे हमको अगर टोटल सरफेस से, यानी टोटल हमको ये जो गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो तीनों को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा सबको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि पृष्ठ ए व पृष्ठ बी के साथ वैद्युत क्षेत्र लंबवत है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र और जो पृष्ठ है वो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, राइट एंगल है। जबकि जो पृष्ठ सी के साथ वैद्युत क्षेत्र समानांतर है, यानी उसी की दिशा में है, उस स्थिति में क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा। अतः अगर हम क्या करें, इस टोटल सरफेस से, यानी टोटल ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है, टोटल गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर ज्ञात करें, वो क्या है, अगर फाई ई हो तो फाई किसके बराबर होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ए ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस बी ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस सी डी ई डी ए कॉस थीटा। अब हम देखें तो इसके लिए क्लोज सरफेस जो हमने ए लिया है, यानी जो पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ के लिए जो थीटा का मान कितना रखेंगे हम, तो इसके लिए हम वैल्यू रखेंगे थीटा का मान 90 डिग्री, और इसके लिए भी देखें तो दोनों इसके लिए भी क्या रखेंगे, 90 डिग्री। जबकि जब इसकी बात करें तो इसके लिए हम लोग कितना रखेंगे, 0 डिग्री। और जैसे ही ये मान रखेंगे तो ई डी ए इसका मान कुछ भी हो, जैसे ही काश 90 अंश रखेंगे तो काश 90 अंश की जो वैल्यू होती है 0, और जब किसी संख्या में 0 से गुणा कर दिया जाता है तो पूरी वैल्यू जो होती है 0 हो जाती है। इसका मतलब ये जो टोटल है, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जबकि इसमें भी जब काश 90 रखेंगे तो ये भी क्या हो, काश 90 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो फाई ई है वो किसके बराबर होगा, केवल इसके वैल्यू के बराबर मिलेगा। जब हम वैल्यू रखेंगे काश 90 डिग्री की, तो जो पहले के जो काश 90 के साथ आएगा वो 0 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला ये इधर से जो गॉसियन पृष्ठ होगा, गॉसियन ये जो पृष्ठ है इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 0, केवल बचेगा ये। और इसके लिए जब cos 0 की वैल्यू रखेंगे तो cos थीटा 0, यानी cos 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो बच जाएगा केवल फाई ई बराबर ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस सी डी ए हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो सी है क्या, ये वक्रपृष्ठ है, और ये किसका वक्रपृष्ठ है, तो बेलन का। और बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, जहाँ पे एच क्या होती है, उस बेलन की ऊंचाई होती है। जबकि हम यहाँ पे जो बेलन की ऊंचाई लिए हैं उस ऊंचाई को हमने क्या माना है, यल माना है। इसका मतलब एच बराबर क्या हो जाएगा, यल। और तब जब हम इसमें रखेंगे वैल्यू तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ये क्या हो जाएगा, टोटल कर्व सरफेस हो जाएगा। हमने इसको क्या कर लिया, समीकरण 1 बना लिया। अब हम देखें तो ये जो गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश होगा उसकी मात्रा किस पे निर्भर करेगी, तो वो
जो आवेश की मात्रा होगी वो कितनी होगी, Q बराबर लैम्डा इंटू यल के बराबर होगी। अब यहाँ पे अगर हम जो गॉस का प्रमेय है, गॉस के प्रमेय से ये जानते हैं कि जो फाई ई होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जबकि जो गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है वो अगर हम देखें उसको तो रेखीय आवेश घनत्व के अगर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, लैम्डा इंटू यल होगा। तो हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू यल बटा एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। किस नियम से, गॉस प्रमेय से। जबकि ऑलरेडी एक और हम लोग फ्लक्स फाइंड किए हैं, वो कितना है, E इंटू 2πRL। तो समीकरण 1 और 2 से देखें तो ये भी फाई की वैल्यू है और ये भी क्या है, फाई की वैल्यू है। इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों वाले साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब दोनों साइड को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे और ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और जब दोनों पक्ष बराबर करेंगे, फाई बराबर फाई, तो ये हो जाएगा E इंटू 2πRL बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। इधर भी एल है, इधर भी एल है, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, अगर हम ई को इधर लिखें और बाकी चीज़ों को इधर पक्षांतर कर दें तो ई बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। तो ये हो गया, यही क्या होगा हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। या फिर अगर थोड़ा सा अगर क्या करें, दोनों में अंश और हर दोनों में क्या करें, दो से गुणा कर दें, या फिर दोनों समीकरण में 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, या अंश और हर में दोनों से 2 से गुणा कर दें, तो ई बराबर हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर। या इसी के अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म के लिए लिखेंगे, वेक्टर ई बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर इंटू आर कैप। और आर कैप क्या होगा, ई की दिशा में एकांक सदिश। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ई बराबर कितना मिल गया, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर। यहाँ पे एक चीज़ है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये क्या ऑलरेडी कांस्टेंट है, और ये जो लैम्डा है और ये 2 ऑलरेडी ये भी तो कांस्टेंट ही है, और ये जो लैम्डा है ये भी क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, यानी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश है। इसका मतलब ये भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ई जो निर्भर होगा डायरेक्टली किस पे निर्भर होगा, आर पे। अगर आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा तो ई घटेगा, और जब आर का मान घटेगा तो ई बढ़ेगा। अगर हम क्या करें, ई और आर यानी ये जो दूरी है, यानी जो हमने रेखीय चालक तार जो लिया था उससे अगर जो दूरी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कैसे प्रभाव पड़ेगा ई पे। इसके लिए अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ लगभग अति परवलयाकार आता है। उसके लिए जो हमारा ग्राफ मिलता है लगभग, अगर हम क्या करें, वाई एक्सिस से किसको दिखाएं, वैद्युत क्षेत्र को, और एक्स एक्सिस पे किसको दिखाएं, अगर दूरी को, तो ये हमारा जो ग्राफ मिलता है कुछ ऐसे मिलता है, अति परवलयाकार लगभग ग्राफ हमारा ऐसे मिलता है।